नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, कामगारों की परेशानियां और गठबंधन के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। हालांकि राज्य में अपने बल पर सरकार बनाने और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने का सपना फिर भी पूरा नहीं हो पाया। सरकार में जूनियर पार्टनर रहने के बाद इस विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी ने अधिक सीटें अपनी हासिल की और चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रभुत्व तो साबित किया। अब बीजेपी वादे के मुताबिक भले ही नीतीश को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन दबदबा उन्हीं का होगा। सीनियर पार्टनर वहीं होगी। इस बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और 243 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश अब मिला है। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की बहुमत की जरूरत है, तो एनडीए के 125 सीटें जीतकर अहम आंकड़ा भी पार कर लिया। बिहार के कड़े मुकाबले के बाद आखिरकार नीतीश की नैया पार हो ही गई। 125 सीटों के साथ बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को जनादेश दिया है, मगर मुकाबला काफी टक्कर का देखने को मिला। बिहार चुनाव में कई ऐसी सीटें रही जहां मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प था बल्कि काफी करीब भी रहा। जनता दल यूनाइटेड ने हिलसा विधानसभा सीट से महज 12 वोटों से जीत दर्ज की। बिहार चुनाव के पहले भी और चुनाव के दरमियान भी बहुत तरह के कन्फ्यूजन और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार की जनता तमाम चीज़ों को समझते हुए और जनता ने जो जनादेश दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज पे 15 साल का जो काम है उनका, और डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है और नीतीश कुमार जी का जो काम है उस पर मुहर लगाया और सारे भ्रम को तोड़ दिया है। जनादेश आपके सामने है, लोग क्या क्या नहीं बोलते थे, तो ये सब भ्रम भी दूर हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बन रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक जेडीयू ने हिलसा विधानसभा सीट से राजद को महज 12 वोटों से हराया है। जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को 61,848 वोट मिले, जबकि राजद उम्मीदवार आत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले। यानी इन दोनों प्रत्याशियों के बीच जीत हार का फासला सिर्फ 12 वोटों का ही रहा। बता दें कि देर रात ये फैसला आया। साथ ही बता दें कि राजद के हिलसा सीट पर धांधली का आरोप लगाया। बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानन शाही को महज 113 वोटों से हराया, जबकि भोरे निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच जीत हार का फासला महज 462 वोटों का रहा। वहीं डेहरी में राजद के फतेह बहादुरपुर में भाजपा के सत्यनारायण सिंह को 464 वोटों से मात दी गई। चुनाव परिणाम में 1000 से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले विधानसभा क्षेत्रों में बखरी में 717, रामगढ़ में 179, चौकई में 581, मटिहानी में 333 और कुड़नी में 412 वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों ने अपने निकटतम यहां पर प्रतिद्वंदी को चुनाव मैदान में शिकस्त दी। ये तो पहले से तय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों, सब लोगों ने पहले से यह घोषणा कर रखी है, इसलिए उसमें कोई भ्रम नहीं है। नीतीश जी नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, उनका चेहरा है, उनके चेहरे पर जनता ने विश्वास जताया। और जहाँ तक फार्मूले की बात है, तो जो भी होगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व दोनों पार्टी की और चारों पार्टी की, सब लोग मिलजुल कर ये निकाल लेंगे। हम लोग पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट होकर पूरी तरह से चुनाव लड़ा है। हमारी सरकार भी बहुत अच्छे से काम करेगी, आगे भी चलेगी। जो भी फार्मूला तय होगा सबको ध्यान में रख के सरकार बनेगी और आप लोग को पूरी सूचना दी जाएगी। हिलसा विधानसभा सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया और राजद के यहां पर अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव के बीच सबसे कम मात्र 12 वोटों का अंतर सामने आया। हालांकि राजद के विरोध की वजह से आयोग ने देर रात तक अंतिम चुनाव परिणाम इस सीट का जारी नहीं किया। वहीं बछवाड़ा में 699 और परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र में 951 वोटों के अंतर के कारण जीत हार के अंतिम निर्णय में देरी हुई। अलग करके चीजों को मत देखिए। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब लोग मिलके, मांझी जी का भी एफर्ट है, मुकेश सहनी जी का भी है, पूरा एनडीए इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ा है। हम लोग चीज़ों को अलग करके नहीं देखते। नरेंद्र मोदी जी का काम है, नीतीश कुमार जी का काम है, और वो विश्वास है
जनता ने विश्वास पे मुहर लगाई है, विकास पे मुहर लगाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और जो भी होगा सब आपके सामने होगा। मतलब सीधे तौर पे ये कहना है प्रगति जी का कि जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब जनता ने नीतीश कुमार और मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है। विकास सीधे तौर पे कर रहे हैं कि जो विकास के काम हुए हैं बिहार में, जनता ने उसको स्वीकारा है और विकास की जो संज्ञा नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में साबित किया है, उसका कहीं ना कहीं वो फल मिला है। मोदी भी उसके उतने ही महत्वपूर्ण है जितना नीतीश कुमार महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ मधुर सेल, वीआईपी न्यूज, पटना। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं बना सके, ये तो जाहिर है, लेकिन कई मायनों में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल को नई ताकत दी है, नया भरोसा दिया है। लेकिन उनके कई फैसलों पर सवाल भी उठे हैं। तेजस्वी की कुछ रणनीतियां उनके खिलाफ भी गई है। इन सब के बीच अब उनकी यहाँ पर अनुभवहीनता की नहीं बल्कि मेहनत की बूते विकसित संभावनाओं वाली नेतृत्व क्षमता की चर्चा हो रही है। चुनाव परिणाम भी ये बताते हैं कि महागठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सामने मजबूती से खड़ा कर देने में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने नहीं मानी है हार। जनादेश महागठबंधन के साथ, लेकिन इसी का नतीजा एनडीए के पक्ष में। हम लोग रोने वाले नहीं, संघर्ष करने वाले हैं। जेडीयू चेहरा बदलने की बात करती थी, अब खुद तीसरे नंबर पर आ गई। नीतीश कुमार में नैतिकता नहीं बची है। सीएम नीतीश में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वे जोड़ तोड़ गुड़ा भाग करके कुर्सी पाने की जुगत में लगे हैं। एनडीए और महागठबंधन का अंतर 0.1% तेजस्वी यादव ने जिक्र किया। बीजेपी साफ तौर पर समझ ले कि ये जनादेश बदलाव का जनादेश है। एनडीए का वोट शेयर 37.3% है और महागठबंधन का वोट शेयर 37.2%। नीतीश ने बेरोजगारों को नौकरी देने में असमर्थता जताई। क्या बिहार के युवा सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं हैं? अगर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ तो महागठबंधन के लोग आंदोलन करेंगे। बिहार के कड़े मुकाबले के तो जिस तरह से अभी बिहार में सियासी पेंच फंसा हुआ, ये सियासी पेंच कब तक फंसा रहेगा और कब होगी ताजपोशी, कब होगा राजतिलक, ये तमाम सवाल जो अभी भी बरकरार। वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी जुड़ेंगे जिनसे हम आज के दिन बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मधुर जी, क्या लग रहा है कब तक तस्वीरें साफ होंगी? सियासी पेंच जो फंसा हुआ है ये कब तक सुलझेगा और ताजपोशी कब होगी? सागर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक मतलब नीतीश कुमार प्रेस को, मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उन्हें साफ तौर पे तो नहीं, इशारे इशारे में उन्होंने सारा कुछ कह दिया है कि कब ताजपोशी होगी और कब क्या होगा। दिवाली कल वो एनडीए घटक के जो जितने चारों दल हैं उन सबकी बैठक होगी और वहाँ जो औपचारिकता है एक एनडीए गठबंधन के मतलब नेता का, विधायक दल के नेता का चुनाव होना, वो औपचारिकता कल पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद राजभवन को संदेशा भेजा जाएगा कि मतलब एक तरह से कल की सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और जैसा कि उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है नीतीश कुमार ने कि दिवाली के बाद कभी भी सरकार का गठन, मतलब ताजपोशी की जो आप बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। लेकिन ये विलंब क्यों हो रहा है, ये देरी क्यों हो रही है, जिसकी शंका आशंका आप जता रहे हैं, तो जो कई पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान को लेकर के, जिस तरह से उनके नेता बोल रहे हैं या चाहे वो खुद भी बोल रहे हैं कि एक एक सीटों की हम समीक्षा करेंगे, और जो हार की वजह हुई है उनके जो विधायक कम जीते हैं उनके, हालांकि सरकार वो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन के बाकी जो हम और वीआईपी पार्टी है उनके सहयोग से वो बना रहे हैं सरकार
सरकार के लिए बहुमत उनके पास है, लेकिन जो जदयू की जो एक शर्मनाक स्थिति बनी है, तमाम चीज़ों के बावजूद उनकी सीटें जो घटी हैं उसका वो जो कारण निकाल पाए हैं नीतीश कुमार। जैसा कि मैंने आपको चर्चा में 5 बजे ही बता दिया था कि चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कहीं न कहीं गंभीर हैं और वो अड़े हुए हैं कि एनडीए खेमे से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस मैसेज को किस रूप में लेती है, चिराग पासवान को किस तरह से वो साइड करती है या रखती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया के संबोधन में 3 मिनट तक कम से कम ये बात बोला है कि केवल चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी ने कैसे किन सीटों पर, जैसे आप अभी जब चर्चा करेंगे, इसके आगे जब बढ़ेंगे आप कार्यक्रम में, तो देखेंगे कि 12 वोट से उनके प्रत्याशी किस तरह से हिलसा में जीते, मात्र 12 वोट थे। तो ऐसे कई सीटों पर जो 1000, 2000, 800, 500, 300 के मार्जिन से जो उनके कैंडिडेट हारे हैं, ये सारा का सारा ठीकरा वो चिराग पासवान पर फोड़ते नजर आए कि अगर चिराग पासवान एक साथ लड़े होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, बल्कि तस्वीर कुछ अलग होती। चिराग पासवान की भी सीटें बढ़ी हुई नजर आती और जदयू की भी ये दुर्गति, कम से कम ये दुर्गति ही कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां गठबंधन के दूसरे दलों की सीटें बढ़ी हैं और वहां जो नेतृत्व जिसका चेहरा सामने करके चुनाव लड़ा जा रहा था बिहार में, उनकी सीटें घटी हैं। और इसका सीधा आपने देखा होगा, आप चुनाव के दौरान बिहार में काफ़ी ग्राउंड मतलब जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग करते रहे सागर, कि जिन क्षेत्रों में जदयू के उम्मीदवार लड़ रहे थे वहीं पर एलजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया हुआ था। मतलब भारतीय जनता पार्टी से उनकी दोस्ती बरकरार रही चुनाव भर, लेकिन नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहे और नीतीश कुमार इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से, नीतीश कुमार ने लिया इस चीज़ को गंभीरता से और वो चाहते हैं कि अब उनसे किसी तरह की गठबंधन में यारी राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर तो टूट ही चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी यारी मतलब लोजपा के साथ ना रहे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं नीतीश कुमार और इसको कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो दिल्ली में बैठे हुए केंद्रीय नेता वो लेते हैं। क्योंकि चुनावी कार्यक्रमों के दौरान, चुनावी जनसभाओं के दौरान किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी वाले टॉपिक को टच ही नहीं किया। आपने देखा होगा कि कभी ना तो नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में चिराग पासवान का नाम या लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में बोला गया और ना ही जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री केंद्र से आते थे या जो राष्ट्रीय नेता आते थे उन्होंने कभी चिराग पासवान का नाम लिया। तो जब आम जनता इस इशारे को समझ चुकी थी चुनाव के दौरान, मीडिया के लोग इस चीज़ को सामने लाते रहे थे, फिर नीतीश कुमार ऐसे अनबुझ खिलाड़ी नहीं हैं, वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनकी समझ में भी ये बात शुरुआती दिनों से ही आ गई होगी, लेकिन चुनाव तक वो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आज उनको जब बोलने का मौका मिला, आज जब वो परिणाम आने के बाद पहली बार जब मीडिया के सामने आए, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने के बाद जब बाहर निकले तो वहीं जदयू कार्यालय में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और जब तमाम जो उनके मन में बातें थी और जिस तरह के सवाल उनसे पूछा गया, उन सारे सवालों का जवाब उन्होंने एक तरह से वो दिया है और तमाम जिस तरह की शंकाएं चल रही थी उनको निर्मूल साबित करते उन्होंने कहा कि एनडीए खेमे में कहीं कुछ भी नहीं है। ये जब सवाल पूछा गया कि नेता आप रहेंगे या कोई दूसरा चेहरा आएगा, तो बोले कि वो एनडीए विधायक दल की, हंस करके वो टाल गए इस चेहरे को और बोले कि एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, उस पर जिस नाम पर मुहर लगेगी वो नेता होगा। तो ये नीतीश कुमार खुद से कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन इशारे में सारी चीज़ों को, सारी स्थितियों को वो बयां करके सागर। बिल्कुल मधुर जी, जिस तरह से मधुर जी ने भी यही कहा कि आने वाले समय में अभी स्थितियां क्या होंगी वो लगभग साफ हो चुकी हैं। लेकिन आज के दिन सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यह जिक्र कर दिया कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश भी मिला है। तो चलिए अब हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने ये कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार की जनता ने जनादेश अब दिया है एनडीए को और आने वाले समय में तस्वीरें थोड़ी अलग होंगी और कल के दिन एक अहम बैठक भी की जाएगी। देखिए आप पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते, लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके खास तौर पर जहां मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र थे वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट
को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं। नहीं, इसका हम लोगों से क्या मतलब? हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है, वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर, मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया, ये देखा गया। एलाइज का क्या गेम है? हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हम देखिए, एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं, इस सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और इतना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, हर चीज में जो इस राज्य में किया गया है, तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है ना, हर मतदाता का अपना अधिकार है, और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। लेकिन इसके बाद भी तो आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से की नीतीश कुमार ने, इनका यही कहना कि जनता ने विश्वास जताया और हमारे कामों को पसंद किया, और इसीलिए फिर से एक बार हम लौट कर आए हैं सत्ता में, फिर से एक बार हम काबिज हुए। कल के दिन एक मीटिंग होगी और एक बैठक होगी जिसमें इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी पूर्ण होगा। मधुशील जी, जिस तरह से आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की नीतीश कुमार ने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिस तरह से मायने आप क्या निकालेंगे और इसमें कौन सी बड़ी बातें ऐसी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? मधुशील जी। देखिए सागर, जिस तरह की संभावना वीआईपी न्यूज़ ने पहले जताई थी कि चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार गंभीर हैं, आपने देखा होगा कि 5 बजे भी सूत्रों के हवाले से मेरे तक ये खबर आ गई थी, मतलब वीआईपी न्यूज़ तक, और हम लोगों ने उसको बताया था दर्शकों को कि चिराग पासवान को लेकर के, और वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का उल्लेख 7 बजे करते नजर आए। तो ये एक कह लीजिए कि वो चिराग पासवान का जो एजेंडा है वो नीतीश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनडीए गठबंधन का जो विधायक दल की जो बैठक होगी कल, एनडीए के उसमें कदावर नेता भी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नेता रहेंगे, वीआईपी की जो पार्टी है विकासशील इंसाफ पार्टी, उसके मुखिया भी रहेंगे वहाँ। हालांकि वो विधायक नहीं बने हैं, चुनाव हार गए हैं, लेकिन चूंकि पार्टी के सुप्रीमो हैं लिहाजा उस हिसाब से वो एनडीए की बैठक में रहेंगे, शामिल रहेंगे।
हम के जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी वो भी बैठक में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और तमाम जो केंद्र से नेता आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के ही रहने वाले नित्यानंद राय, ये तमाम नेता मौजूद रहेंगे बैठक में। जदयू की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह वो उपस्थित रहेंगे। जो नवागंतुक जो नव निर्वाचित जो विधायक हैं तमाम दलों के, जो इनके घटक दल के हैं चारों के, वो तमाम वहाँ पर उपस्थित रहेंगे बैठक में। और बैठक में एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार को नेता बना, मतलब औपचारिकता केवल पूरी की जाएगी। लेकिन बैठक के दौरान ये एजेंडा भी होगा, जो एजेंडा नीतीश कुमार ने आज उठाया है कि उनकी जो पार्टी के कई विधायक जो हारे हैं उसके सीधे तौर पे वो जिम्मेवार ठहरा रहे हैं चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी को, क्योंकि 143 सीटों पर और जदयू और हम चाहे वो जो वीआईपी की जो के कैंडिडेट जहां खड़े थे, केवल और केवल 110 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे वहां इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था चिराग पासवान ने। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मैसेज को, मैंने पहले भी आपको बताया कि दिल्ली तक ये मैसेज वो इसके जरिए चला गया है। नीतीश कुमार की मंशा क्या है, नीतीश कुमार चाहते क्या हैं, अब देखना ये होगा कि, और यही वजह मानी जा रही है कि एक जो विधानसभा का अध्यक्ष, वो अक्सर ऐसा होता रहा इससे पहले भी कि ये मुख्यमंत्री रहते रहे हैं और इन्हीं के पार्टी के जो कद्दावर विधायक हुआ करते थे, उदय नारायण चौधरी या विजेंद्र चौधरी, ये विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे लोग। तो वो चाहते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री का पद तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको दे ही रहे हैं, मतलब नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, ये तय है पहले से। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद उनकी पसंद का हो, चाहे उनकी पार्टी का, अगर पार्टी के विधायकों का न भी पार्टी के विधायकों में से कोई ना बने, तब भी जीतन राम मांझी उनकी पसंद हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान वाले मुद्दे पर और विधानसभा अध्यक्ष वाले मसले पर क्या अपना रुख अख्तियार करती है, क्या स्टैंड अपनाती है। दूसरी तरफ सागर वीआईपी को जो ऑफर है, मतलब महागठबंधन की तरफ से, तो वो सरकार में शामिल होने का या महागठबंधन में शामिल होइए, और मतलब जो संख्या है जादुई आंकड़ा जो 122 का है। लेकिन वीआईपी के साथ संकट क्या है कि जो 4 विधायक जीते हैं उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि से रहे हैं। वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे, बीजेपी के विधायक रहे थे। अब ऐसी स्थिति में उनका पाला बदलना बहुत ज़्यादा संभव नहीं दिखता, और जीतन राम मांझी की जो मंशा या महत्वाकांक्षा है वो एनडीए में पूरी होती दिख रही है। इसलिए उन कयासों पर फिलवक्त विराम सा लग गया है। लेकिन अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार बसपा की तरफ रुख कर रहे हैं, या जो और छोटे जो दल जीत करके आए हैं विधानसभा के अंदर, उन पर उनकी निगाह टिकी हुई है। ओवैसी की जो 5 विधायक हैं उन पर उनकी निगाह टिकी हुई है कि इस बहुमत का जो ग्राफ 125 तक आया है उसको 30-35 तक किसी भी तरह से ले जाया जाए, ताकि कल को अगर 2-4 विधायक इधर उधर भी हो जाते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई असर ना पड़े। सागर, क्या लग रहा है कि मधुशील जी, बिहार चुनाव का क्या फर्क आने वाले अन्य राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव, असम में चुनाव, उसके बाद कई और राज्यों में चुनाव, क्या कुछ यहां पर उसका फर्क पड़ेगा जिस तरह से यहां पर दबदबा दिखा एनडीए का? मधुशील जी। देखिए सागर, बिहार में समीकरण या गठबंधन का जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनका समीकरण अलग है, बंगाल का समीकरण अलग है। बंगाल में जो एंटी मतलब ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस है, उसके अलावा लेफ्ट जो है वो इनके साथ नहीं आने वाला। तृणमूल कांग्रेस टारगेट में है इनके कि किस तरह से अपदस्थ करें ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी दोबारा से रिपीट ना हो। तो वो उनकी कोशिश ये होगी कि जो और भी छोटे दल बंगाल में हैं, या जो इस तरह के कद्दावर लीडर जो निर्दलीय जीत कर चुनाव लड़ करके आ जाते हैं, पहले तो इनकी कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी की कि अभी से कोशिश चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से कैंप कर रहे हैं। इंदौर और कलकत्ता और दिल्ली एक नेटवर्क में उनका रहता है। आज वो कलकत्ता में है, कल दिल्ली, फिर परसों कलकत्ता। तो इस तरह से बंगाल में उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि स्वस्थ होने के तुरंत बाद अभी पिछले हफ्ते वहाँ पश्चिम बंगाल में अमित शाह का कार्यक्रम लगा था।
आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान बिहार में अमित शाह कभी भी नहीं दिखे, लेकिन चुनाव से पहले, चुनावी कार्यक्रम घोषित होने से पहले अमित शाह यहाँ सक्रिय थे, बिहार में सक्रिय थे। तो अमित शाह की स्ट्रेटजी जो है, नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी है, यूँ कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कमेटी की जो स्ट्रेटजी है वो बंगाल के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग थी। अब ये देखना होगा कि अब आपने जो कहा कि मतलब असर क्या होगा बिहार इलेक्शन का, बिहार इलेक्शन का असर जरूर होगा। समीपवर्ती जितने भी राज्य हैं, जो आगामी जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहाँ असर होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले आपने देखा होगा कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां की तस्वीरें एक बार मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। शशांक दुबे फिलहाल वहीं पर खड़े हैं और वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और वहां पर कैसी हलचल रही, क्या कुछ अपडेट है वहां को लेकर, शशांक बताइए। शशांक, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए शशांक, लौट कराऊंगा। मधुशील जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, आप अभी बता रहे थे कि हाँ फर्क तो पड़ेगा आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे, लेकिन एक चीज आप देखिए, यह भी दिखाई देगा आने वाले चुनाव में कि किस तरह से यहां पर मुद्दों को भुनाया गया, मौजूदा सरकार के खिलाफ जो आवाज उठे कैसे उन आवाजों को बुलंद किया गया, चाहे मुद्दा रोजगार का हो या फिर गरीबी का हो या फिर रोजी रोटी का हो, इस तरह के मुद्दे बिहार में पूरी तरह से हावी रहे। क्या अन्य राज्यों में अगर विपक्ष की पार्टियां इन्हीं मुद्दों के साथ अगर खेलने की कोशिश करें तो क्या उन्हें सफलता मिलेगी? देखिए सागर, जिन मुद्दों की आपने बात की, बेरोजगारी और शिक्षा, चिकित्सा या तमाम उद्योग धंधों के बारे में, तो ये कॉमन सी समस्या है। चूंकि हिंदुस्तान मतलब विकासशील राष्ट्र है, और जब विकासशील राष्ट्र होता है तो वो तमाम जो आप कहेंगे कि विकास की रोशनी पूरी तरह से सारे राज्यों में पहुंच चुकी है और अब विकास मतलब हम पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, तो ऐसा हिंदुस्तान का कोई भी राज्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति में चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो या नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़ा जाने वाला लोकसभा चुनाव हो, तमाम जगह ये बुनियादी जो समस्याएं हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो तमाम जगहों पर ये समस्याएं हुआ करती हैं। और ये मुद्दे अस्थाई मुद्दे इसलिए हिंदुस्तान में है कि अब तक आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी ये समस्याएं विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। बेरोजगारी का आलम आपने देखा होगा कि किस तरह से है, तमाम जो पढ़ लिख कर के जो युवा हैं वो बेरोजगारों की कतार में खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सरकारें उनको रोजगार मुहैया कराने में विफल रही हैं। तो ये मुद्दा अस्थाई मुद्दा है एक तरह से, और ये मुद्दा बंगाल में भी प्रभावी रहेगा। वो एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर ममता बनर्जी के लिए काम कर सकता है, उसका लाभ इन लोगों को मिल सकता है जो ममता बनर्जी के खिलाफ वहाँ पार्टियाँ चुनाव लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी ज़मीनी पकड़ बढ़ाती जा रही है तो उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेफ्ट एक तीसरे मोर्चे के रूप में वहाँ पर आए। अब उसका लाभ कांग्रेस ममता बनर्जी के मतलब फेवर में जाता है या एनडीए उसको कैश करता है, या लेफ्ट अपनी पुरानी स्थिति में 25 वर्षों तक वहाँ राज किया है, 30 वर्षों तक लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में, तो लेफ्ट कहीं अपनी स्थिति उस तरह की अपनी उस ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आए। तो ये जैसे जैसे चुनाव, चूंकि मार्च में वहाँ चुनाव होना है, तो जैसे जैसे वहाँ चुनाव नज़दीक आता जाएगा वहाँ की तस्वीरें पार्टियों की तैयारियों के हिसाब से अपनी तस्वीरें वहाँ की साफ होती जाएंगी। फिलवक्त जो बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है और जो समस्याएं यहाँ पर थी, वही समस्याएं आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का भी अधिकांश हिस्सा जो है वो जैसे बिहार का उत्तरी इलाका, उत्तर बिहार का इलाका जिस तरह से बाढ़ प्रभावित होता है, उस तरह से बंगाल के भी कई जिले बाढ़ में डूबे होते हैं। वहाँ की सरकार जिस तरह से यहाँ जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए बाढ़ पीड़ितों को, वो नाकाफ़ी सुविधाएं होती हैं, उसी तरह से वहाँ की भी सरकार की वही स्थिति होती है। कल कारखाने उद्योग की बात कर लें तो आपको पता होगा कि सिंगूर का मामला, उसका विरोध किया था ममता बनर्जी ने खुद ही, और वो टाटा का नैनो का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ट्रांसफ़र होकर के पुणे चला गया था। नंदीग्राम में सेज के नाम पे जो जमीन का अधिग्रहण हो रहा था उसको आंदोलन में दबा दिया गया और वो वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लग सके।
तो बिहार से कई समस्याएं वहां पर जो है मिलती जुलती हैं। लेकिन और कृषि प्रधान राज्य वो भी है, वहाँ भी चावल की खेती और यूँ कह ले कि मछली पालन का उद्योग वहाँ पर जो है वो चलता रहता है, और वहाँ मछली पालकों की स्थिति भी वही है जो बिहार के गन्ना किसानों की स्थिति है। मतलब दुर्दशा अगर वहाँ उनकी है तो यहाँ भी है। कई अन्य तरह की जो खेतियां वहां पर होती हैं उन किसानों को, और एग्रीकल्चर बिल का अगर सबसे पहले कहीं विरोध हुआ था तो वो बंगाल में हुआ था। तो ये तमाम आप देखेंगे कि जो परिस्थितियां हैं मौजूदा जो बिहार में वो बंगाल में भी है, लेकिन वहां यहाँ सरकार एनडीए के नेतृत्व में थी तो उसका इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो इनके खिलाफ थी। वहां ममता बनर्जी की सरकार है, उनके पास बचने का रास्ता एक ये है कि केंद्र की सरकार उनसे विपरीत लोगों की है, एनडीए की है। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी केंद्र पर कितना ठीकरा फोड़ के जनमत संग्रह कर सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और प्रदेश सरकार की विफलता को कितना भुना पाती है, जो ये एनडीए लड़ने वहां जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़े या वहां के छोटे दलों के साथ मिलकर के लड़े, तो वो ममता बनर्जी की विफलताओं को, उनकी सरकार की विफलताओं को कितना गिना पाती है और जनता के सामने, जनता में अपनी पैठ बना पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मधुरशील जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से हमने चुनाव के पहले हमने तमाम चर्चाएं की कि प्रदेश में अभी क्या खामियां हैं, कहां पर दिक्कत है, कहां पर परेशानियां हैं, जहां पर बेहतर काम करने चाहिए, जनता विरोधी लहर हमें साफ तौर पर दिखाई दी। प्रदेश में जिस तरह से जनता के इस बार सुर पूरी तरह से बदले हुए दिखाई दिए कि नीतीश कुमार को हम देखना ही नहीं चाहते। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको सबसे पहले किन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, कहां पर बेहतर काम करना चाहिए, ताकि जो हालात बिगड़े हैं उनके पक्ष में वो थोड़े बेहतर हो जाएं? देखिए, वो जो जनता की आवाज थे वो कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित थे। अगर वो आम जनता की वास्तविक आवाज होती तो मैंडेट ऐसा नहीं आता। अगर मैंडेट एनडीए के पक्ष में आया है, नीतीश कुमार के पक्ष में आया है या नरेंद्र मोदी के पक्ष में आया है, एनडीए के अगर फेस के रूप में नीतीश कुमार सामने थे और जनता की अगर वो आवाज मानते हैं तो ये मैंडेट नहीं आना चाहिए था, इनको हारना चाहिए था और महागठबंधन को सरकार बनाने की इतना संख्या आनी चाहिए थी। उनको जो मिला है, जो मैंडेट मिला है महागठबंधन को, जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे हैं और तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इनका एनडीए गठबंधन, अगर चिराग पासवान गठबंधन धर्म का निर्वहन करते रहते तो तस्वीर अलग होती। लेकिन वास्तविकता ये जरूर है, आंशिक रूप से ही सही, कि जो अपेक्षा एक सरकार से, जो 15 वर्षों की सरकार थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी बिहार में, उससे जो अपेक्षा थी बिहार की जनता को, तो वो बिहार की जनता पूरी तौर पे संतुष्ट नहीं थी। कहीं न कहीं उसकी नाराजगी जरूर थी। इसी का नतीजा हुआ कि अगर ये सुशासन की सरकार चला रहे थे तो जो एक मैंडेट जिनको 2015 में मिला था महागठबंधन के साथ जाने पर, वो मैंडेट इनको अभी मिलता हुआ दिखता, लेकिन वो दिखा नहीं। अब आपने जो सवाल किया कि इनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चूंकि नीतीश कुमार की प्राथमिकता खुद की प्राथमिकता होती है, उनकी सरकार की प्राथमिकता नीतीश कुमार की प्राथमिकता होती है। पहले उन्होंने ये कहा था कि सड़कों का जाल बिछा देंगे, सड़कों पर काम बिहार में हुआ है, लेकिन जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, कई इलाकों का आपने दौरा किया था, आपने देखा था सीतामढ़ी का इलाका, और सीतामढ़ी शहर से बाहर निकलने के बाद रीगा तक या बैरगनिया जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ तक सड़कों की स्थिति क्या थी। या अगर आप गए होंगे अररिया की तरफ, किशनगंज की तरफ, तो वहाँ जो संपर्क पथ, एनएच की हालत तो सभी जगह कमोबेश बढ़िया है, लेकिन अगर आप जाएंगे जो संपर्क मार्ग हैं उनकी स्थिति आप देखेंगे तो कई इलाकों में काफ़ी स्थितियाँ अभी भी खराब हैं, कई इलाकों में स्थितियाँ सुधरी हैं लेकिन खराब हैं। तो सबसे पहले तो उनका, आपने देखा होगा कि अपराध नियंत्रण पर वो उनका जीरो टॉलरेंस जो शुरुआती दौर से रहता था वो रहा है। लेकिन जब बताया गया उनको, आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बताया गया कि स्थितियां यहाँ, अपराध की स्थिति जो है वो बढ़ती जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि कई प्रत्याशियों पर गोली चली। तो ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने कहा था कि पहले से अपराध का ग्राफ कम हुआ है और ऐसा कोई भी देश या राज्य नहीं है जहाँ पर कि 0% पर क्राइम आ जाए। लेकिन क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार उनकी
कृत संकल्प है, इस तरह की बात वो करते नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो प्राथमिकता में जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं वो महत्वपूर्ण उनके एजेंडे में अभी है या नहीं है। जिस तरह से जो राजकोषीय घाटा हो रहा है शराबबंदी के बाद से, उसका अल्टरनेट नहीं आया। औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करने के बावजूद वहाँ नहीं, वो यहाँ पर उद्योग स्थापना के लिए आए। मतलब कि राज्य में अगर उद्योग स्थापना के लिए माहौल, और दूसरे एक तो वातावरण की बात होती है, दूसरी होती है कि जो संसाधन या जो एक उद्योग स्थापना के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जमीन, जल और तमाम ये चीज़ें जो चाहिए वो आप उपलब्ध करा पा रहे हैं कि नहीं। कानून व्यवस्था उनको कानून व्यवस्था का उनको एक सांत्वना दे पा रहे हैं कि भरोसा दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये, और रोजगार की जो बात, 19 लाख लोगों के रोजगार की बात, जब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात तेजस्वी ने कहा था, उस समय उनके इसको खारिज किया गया था, उपहास का पात्र बनाया गया था उनको। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते नजर आए कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन हम 19 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। अब इस एजेंडे पर कब से सरकार काम करना शुरू करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि इस बार जो चुनाव में मैंडेट उनको मिला है, वो मैंडेट मतलब एक सबक है कि आपके जो कार्यकलाप है, जो विकास की गति है, विकास आप कर रहे हैं लेकिन विकास की गति वो है जो धीमी है, या जो युवा हैं जिनके बल पर आप आगे के चुनाव मतलब देख पाएंगे या लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे, हार पाएंगे, वो युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है, रोजगार के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं, राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसको मीट आउट करने के लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं, और उद्योग धंधों के बारे में आपकी क्या सोच है, किस तरह से आप बाहर के उद्योगपतियों को या यहाँ के जो पूंजीपति हैं उनको यहीं निवेश करने की आप बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बिहार की तकदीर बदलने के लिए इनको कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो ये तो अभी एक सबक मात्र है, बहुत ज़्यादा मार्जिन इनको नहीं मिला है, तो वो एक जनता तय करेगी फिर आगे। अगर इसलिए जनता की आकांक्षाओं पर जो जनता ने अभी इनको मैंडेट दिया है उससे इनको सबक मिला है, और कोशिश ये करेंगे कि जो जनता चाहती है, जो जनता इनसे अपेक्षा रखती है, उन अपेक्षाओं पर ये खरा उतरे। जी, लौट कर आऊंगा शशांक दुबे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शशांक, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आज की बड़ी बातें क्या रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में? एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश जिस तरह से मिला, नीतीश कुमार ने आज के दिन यही कहा कि एक बार फिर से जनता ने मौका दिया और बेहतर हम करेंगे। शशांक, जिनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, और यही कहना विपक्ष की पार्टियों का कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़, जनादेश के साथ खिलवाड़, इस तरह के तमाम बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन जनादेश का सम्मान करना होगा, क्योंकि एक बार फिर से एनडीए की सरकार अब बिहार में बननी तय। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि बहुत जल्दी वो भी घड़ियां होंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और ताजपोशी होगी। महागठबंधन की हार, लेकिन आपस में तकरार लगातार अभी बरकरार। मधुरशील जी जो लगातार अपडेट दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मधुरशील जी, क्या लग रहा है अगर मान लिया जाए कि ताजपोशी अगर हो जाती है नीतीश कुमार की, तो क्या आने वाले समय में वो टकराव नहीं होगा जो टकराव अभी हम देख रहे हैं बीजेपी में, जेडीयू में? बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में। जो आपसी मतभेद है, मान लीजिए एक बार को अभी अगर समाप्त हो जाता है, तो क्या हम ये मान बैठे कि आने वाले समय में ये स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी, या फिर तस्वीरें बदल सकती हैं बीच में भी? देखिए सागर, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और जिस तरह की स्थितियां अभी आप देख रहे हैं
हो सकता है इससे बेहतर स्थिति बन जाए पहले से, मतलब अभी जो मौजूदा स्थिति है। और जहाँ तक मनमुटाव की बात कर रहे हैं आप, तो 15 वर्षों से नहीं बल्कि 2000 के पहले से, जब समता पार्टी चलाते थे नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोगों का गठबंधन बिहार में है। मतलब 20 वर्षों से ज़्यादा का गठबंधन इनका है और इनकी दोस्ती चलती रही है। तो अब ये ऐसे मौके पर ये बोलना कि मतलब इनका आगे क्या ये होगा, चूँकि उस 20 वर्षों के गठबंधन के बावजूद नीतीश कुमार पहले पाला बदल चुके हैं 2015 में। इसलिए मैंने पहले कहा कि संभावनाएं और जो समीकरण हैं वो राजनीति में बदलते रहते हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि अभी ये तय है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है राज्य में। नीतीश कुमार मुखिया होंगे बतौर मुखिया, और उन्होंने जिस तरह से केवल औपचारिकता होनी बाकी है, औपचारिक घोषणा केवल होनी बाकी है कि मतलब विधायक दल का जो नेता या यूँ कहें एनडीए गठबंधन दल का नेता जो चुना जाना है उस पर मुहर लगनी बाकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या जो घटक दल उनके हैं वीआईपी या हम, उनकी तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे अब तक कोई किसी का भी बयान आपने नहीं सुना होगा। तो अंदर खाने में क्या चल रही है, क्या कुछ बातें चल रही हैं, उस पर वो महत्व उसका इसलिए नहीं है सामने कि अगर विरोधाभास है तो वो सामने आना चाहिए, या बैठकों में जो चीज़ें हो रही हैं वो सामने आई जाती हैं। तो बैठकों में भी इसी तरह की बात नहीं हुई थी। केवल और केवल जिस बात पर आपत्ति है नीतीश कुमार को, वो आपत्ति चिराग पासवान को लेकर के है कि वो एनडीए के धड़े के मतलब अब वो नेता न रहे, क्योंकि एनडीए को उन्होंने बिहार में नुकसान पहुंचाया है। मतलब सीधे तौर पे अगर आप कह लें तो एनडीए को नुकसान हुआ या ना हुआ, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को जरूर हुआ, क्योंकि उनके विधायक कम संख्या में, जो कम मार्जिन पर जो है वो हारे हैं। उसकी वजह वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को, ये माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को मानते हैं, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मानते हैं। सागर जी, मधुशील जी, अब से कुछ ही देर में एडिटर भी हमारे जुड़ेंगे फोन लाइन पे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनाधार अगर एनडीए के पक्ष में गया, समीकरण अगर बनते हुए दिखाई दी एनडीए के पक्ष में, लेकिन जो बीच में जो रोड़े दिखाई दिए, जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि वोट कटवा पार्टियां कौन सी रही जिनकी वजह से वोट प्रभावित हुए, और जो समीकरण बनने वाले थे वो बनते हुए दिखाई नहीं दिए, या फिर ये कहें कि इसमें भी भिन्नता हो सकती थी, तो कौन सी वो पार्टियां रही जिसके वोट के प्रतिशत से इन बड़ी पार्टियों पर प्रभाव पड़ा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को 6% वोट मिला है। और अगर आप बात करें पहले के चुनाव की, तो जो एनडीए का खेमा है उस खेमे में 6% की कमी आई हुई है। अगर चिराग पासवान चुनाव इनके साथ, मतलब एनडीए गठबंधन के साथ लड़ते, तो ये संभव था कि वो जो वोट परसेंटेज एनडीए का कम हुआ है वो बरकरार रहता, बल्कि चिराग पासवान और इनके साथ लड़ने से वोट प्रतिशत और बढ़ भी सकता था। जो संशय वाली स्थितियों वाले, जो कन्फ्यूजन वाले वोट थे जो इधर उधर चले गए, वो बच जाता। अब महागठबंधन की तरफ की अगर बात कर लें तो ओवैसी फैक्टर सीमांचल में काफ़ी प्रभावित किया महागठबंधन को। उसका लाभ मिला ये कि किशनगंज की सीट और ये जो भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई, तो वो केवल और केवल ओवैसी फैक्टर, उनकी जो एआईएम पार्टी है, उनके उम्मीदवारों ने वहां बढ़त बनाई, 5 सीटें जीत करके लाए सीमांचल के इलाके से। तो वो नुकसान किसका हुआ, क्योंकि उनके जो वोटर थे। मधुर जी, लौट कर आऊंगा, इसी पर हम चर्चा हम जारी रखेंगे आपसे। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी भी फोन लाइन पे। कुंदन जी, क्या लग रहा है, आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया नीतीश कुमार, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब कोई दिक्कत अब नहीं है, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब बनेंगे, शपथ अब लेंगे, या फिर बीच में भी कुछ और रोड़े भी आ सकते हैं? कुंदन जी, देखिए, सागर में बार बार एक बात दोहराता रहा हूं, जिस बात पर समय के साथ साथ भरोसा बढ़ता जाता है कि राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कभी भी जब तक आखिरी मोहरे नहीं अपनी चाल चल लेते, तब तक आप कुछ भी चीज निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने तमाम दावे कर लिए और जिस तरीके से तमाम परिस्थितियां हुई हैं, जब तक शपथ ग्रहण या राजभवन की तरफ से फाइनल तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ जाती है, तब तक कुछ भी कहना
आप इसे अंतिम लकीर नहीं मान सकते। और दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से महागठबंधन के लोग भी बाकी दूसरी राजनीतिक समीकरणों की तलाश कर रहे हैं, उन समीकरणों की तलाश होने की वजह से अभी तमाम दरवाजे हैं वह खुले हैं, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। आपको याद दिलाना चाहेंगे सागर कि जिस तरीके से पिछले 2015 में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के तहत राजद, जदयू और कांग्रेस की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने 18 महीने बाद जाकर राजभवन में इस्तीफा सौंपा था और इस्तीफा सौंपते वक्त उन्होंने बहुत ही दावे के साथ कहा था कि अब क्या होगा, आगे कैसे होगा यह तय किया जाएगा। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया था। तो इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ और बातें कही, जबकि तमाम चीजें पहले से ही तय हो चुकी थी। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं, जब तमाम चीजें तय हो चुकी हैं तो राजभवन से या तो राजभवन में दावा पेश क्यों नहीं किया गया या राजभवन से अभी तक निमंत्रण क्यों नहीं आया एनडीए गठबंधन को। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि सब चीज ठीक है, ऑल इज वेल का नारा वह लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी संभावनाओं का द्वार खुला है और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बनते बिगड़ते दिख रहे हैं तो अभी कुछ भी कहना बिल्कुल यह कयासबाजी वाली बात होगी। सागर कुंदन जी, हम बार बार वोट कटुओं का जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो पार्टियां अगर नहीं आती तो शायद आज जिन सवालों पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं वो सवाल आज के दिन नहीं होते। चाहे हम पप्पू यादव की पार्टी की बात करें, जाप की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, AIMIM या फिर बसपा, ये तमाम पार्टियां अगर एंट्री नहीं करती इस बार की बिहार के चुनाव में तो शायद एनडीए के पक्ष में हालात थोड़े और बेहतर होते। बिल्कुल, देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ हालात बेहतर होते, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की देखिए, अगर वस्तुतः स्थिति अगर वोट शेयर किस तरीके से बिखरे पड़े हैं उसको अगर सही तरीके से उसकी गणना की जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव मैदान में अलग से नहीं उतरती तो शायद इसकी भी संभावना थी कि राजद ने जो कम अंतरों से सीटें गंवाई हैं, हमने यह भी देखा है कि 12 मतों के अंतर से सीटें गंवाई हैं राजद ने। हमने यह भी देखा है कि 1000 से कम मतों के अंतर से लगभग 20 के आसपास की सीटें इधर से उधर और उधर से इधर आई हैं। तो इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मतों का इन लोगों की तरफ इन लोगों के कारण अगर विभाजन हुआ है तो इससे सीटों का बहुत बड़ा फर्क आया है। तो जहां वोट कटवा की बात की जा रही है तो वोट कटवा ने जहां कुछ दलों को कुछ सीटों पर फायदा पहुंचाया है, वहीं कुछ सीटों पर बहुत जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया है। एक सीट की बात कर लें, दिनारा से राजेंद्र सिंह चुनाव जीतते हार गए और उसकी वजह यही रही कि वहां पर बाकी जो भारतीय जदयू और महागठबंधन के प्रत्याशियों में मुकाबला था। अगर उसको इन राजेंद्र सिंह के वोट को आप दूसरी तरफ जोड़ लें तो वह वहां पर वो सीटें दूसरे पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो गोह विधानसभा क्षेत्र में 2 भूमिहारों के वर्चस्व की लड़ाई में राजद के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरीके से वोट कटुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कोई थंब रूल हम नहीं स्थापित कर सकते कि वोट कटुओं की वजह से किसी एक पार्टी विशेष को फायदा हुआ है। उनकी वजह से हर सीट पर अलग अलग पार्टियों को या अलग अलग गठबंधनों को फायदा पहुंचता हुआ दिखा है। तो यह कह सकते हैं कि पूरा चुनावी समीकरण जो है वह बदल चुका है और ऐसे में इनकी वजह से जो आज की तारीख में स्थिति बनी पड़ी है, जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, जिस तरीके से तमाम स्थितियों के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं वह स्थिति शायद नहीं आ पाती। सागर कुंदन जी, एक सवाल पर हम और मधुर जी आज के दिन चर्चा कर रहे थे। बेशक चेहरे पर वो खुशी तो दिखाई दे रही हो, लेकिन जेडीयू कार्यालय की भी तस्वीर आज के दिन हमने देखी। बीजेपी जेडीयू की तरफ से मिलकर ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना तो दोनों पार्टियों के किसी भी नेता एक दूसरे के जश्न में दिखाई दिए। अंदर खाने में क्या कोई खलबली चल रही है कि अगर मान लीजिए मामला सुलझ भी जाए तो आने वाले समय में कहीं ये मामला फिर से न उभर जाए?
फिर से वही परेशानियां ना आन पड़े कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, आप मेरी बात को मानिए। कुंदन जी, देखिए सागर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 243 विधानसभा की सीटों में 122 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू को दी गई थी और 121 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही थी। अब यहाँ पर मैंने कई बार इन बातों की चर्चा की है कि महज एक सीटें जदयू को ज्यादा देकर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के परिवार में जदयू को बड़े भाई का दर्जा दे दिया था। ये सीटों की संख्या नहीं, ये आप कह लें कि इज्जत बख्शने का काम किया था, बड़े भाई का दर्जा देने का काम किया था। और इन परिस्थितियों में अगर आगे की बात करें तो जो सीट टैली आई है, सीट टैली में लगभग एक तिहाई से ज्यादा, लगभग 40% का अंतर दिखाई दे रहा है। और 40% के अंतर होने की वजह से अब यह सवाल उठना लाजमी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर चुनाव जीतकर लगभग 70% सफलता हासिल की है, वहीं जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़कर यह 40% से भी कम के सफलता सक्सेस रेशियो या स्ट्राइक रेशियो आप कर सकते हैं, वो उस स्थिति में पहुंची है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मन में यह बात जरूर रहेगी कि मेहनत और अगर ईमानदारी और कार्यों और विकास की बात का इनाम अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता को एनडीए का मुखिया बनकर राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। तो शायद यही वजह रही कि कहीं नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास डिगा है। वह जो बार्गेन करने की स्थिति में रहते थे, उस स्थिति से वह नीचे उतरे हैं और अब जदयू रिसीविंग एंड पे खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानियों या भारतीय जनता पार्टी के कुर्बानियों की बदौलत ही अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे तो यह संभव है। अन्यथा आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, इस बात को जरूर क्लेम कर सकता है कि नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति छोड़कर या तो दूसरे किसी धरे में जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, या फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में जाना चाहिए। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब एक आगे बढ़कर अहम भूमिका निभानी चाहिए। उसका मुखिया होना चाहिए, न कि उप मुखिया या उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि जदयू के खिलाफ जनाक्रोश, बाकी तमाम चीजें हमें देखने को मिली, एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, जो सत्ता विरोधी लहर होती है वो दिखाई दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ हमने किसी भी तरीके का जनाक्रोश या किसी भी तरीके का विरोध या सत्ता विरोधी लहर देखने नहीं मिली। जबकि तथ्य यह है कि एनडीए की सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी मंत्रिमंडल में शामिल थी, सरकार में शामिल थी, जदयू उसे लीड कर रहा था। लेकिन जदयू के लिए जो विरोध और जो जनाक्रोश देखने को मिला वह भारतीय जनता पार्टी के लिए हमें कहीं किसी सीट पर दिखाई नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। और इन परिस्थितियों में अब यह भी शीर्ष नेतृत्व और आला कमान से इस बात की गुहार लगा रहे होंगे कि एनफ इज एनफ, नाउ दिस इज द टाइम टू लीड टू बिहार एंड टू एस्टैब्लिश भारतीय जनता पार्टी इन बिहार एज अ लीडर। अब यह इन तमाम चीजों की परिस्थितियों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार रिसीविंग एंड पर है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कुंदन जी भी यही कहते हैं कि उन पार्टियों का भी काफी अहम योगदान है जो छोटी पार्टियां रही, जिन्हें कुछ वोट मिले। एनडीए की सरकार बनाने का जनादेश।